नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पीडीआई यानी प्राइम डिबेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। पाकिस्तान भयानक आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और देश में महंगाई चरम पर है। पाकिस्तानी जनता को आटा, चाय जैसे जरूरी खाने पीने के सामान भी बड़ी मुश्किल से मिल पा रहे हैं। इस बीच शहबाज सरकार के एक और फैसले ने पाकिस्तानी अवाम को मुश्किल में डाल दिया है। सरकार ने पेट्रोल के दाम में 22.20 रुपए तक का इजाफा किया, जिससे पेट्रोल की कीमत अब 272 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। आईएमएफ को खुश करने के लिए पेट्रोल और गैस की कीमतों में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। आईएमएफ से लोन पाने के लिए पाक सरकार ने जनता पर पेट्रोल बम गिरा दिया है, ऐसा कहा जा रहा है, जिससे जनता बेहाल है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा प्राइम डिबेट इंडिया में। इस मुल्क के इतने घटिया हुक्मरान हैं, मैंने ऐसी नाअहल हुकूमत अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। यूनिट है मेरे 556 यूनिट, जिसका बिल है 15,560 रुपए। तुम लोगों ने एक गरीब को मार दिया है। अल्लाह पाक हमें इतनी ताकत दे, हम पाकिस्तान ही छोड़ के चले जाए, कहीं चले जाए, क्योंकि अब यहाँ पर पाकिस्तान में रहना ना बहुत ही मुश्किल हो गया है। खड़े में इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है? बांग्लादेश देख ले, बांग्लादेश कहाँ हमसे आगे निकल गया। तो ये जो प्रतिक्रियाएं आप देख रहे थे, ये रद्देमल बयान देख रहे थे, ये पाकिस्तानी अवाम के हैं जो सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ना सिर्फ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं बल्कि दूसरों से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, मुआवजा कर रहे हैं। और उनका सीधे तौर पर यह मानना है कि पाकिस्तान में इस तरह की हालत से ऐसा लगता है कि वो किसी और कंट्री में पनाह ले लें। इसके अलावा सरकार पर सीधी तौर पर उनकी नाराजगी देखी जा रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। आखिर ये वजह क्यों बन पाई कि पाकिस्तान के अवाम इस तरह त्राही इस तरह भटक रहे हैं। उन्हें खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही हैं, और अगर चीजें मिल रही हैं तो बड़ी मुश्किलों के साथ, क्योंकि विजुअल के जरिए, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे, जिसमें आपको ये नजर आएगा कि अगर वो आटा लेने के लिए जा रहे होते हैं तो उन्हें लाइनों में लगना पड़ता है। तो ऐसी हालत आखिर क्यों आती और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता की बात करेंगे तो वो भी पाकिस्तान में इस वक्त उरूज पर दिखाई दे रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका तारुफ करा दें। हमारे साथी भी होंगे शैलेंद्र वांगू साहब, एडिटर नेशनल ब्यूरो नेटवर्क 18, जो कि बड़े करीब से ही पाकिस्तान के इस उतार चढ़ाव पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान कामरान साकी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के हमारे बीच मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। आपका भी वेलकम करते हैं, वक्त देने के लिए शुक्रिया। इसके अलावा शकीलुज्जमान अंसारी साहब, एक्स मिनिस्टर हैं कांग्रेस के, हमारे बीच मौजूद हैं। आपका भी स्वागत है सर, और शुक्रिया प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। इसके अलावा एक और खास मेहमान आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे निर्मल सिंह साहब, एक्स डिप्टी सीएम हैं, जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका भी शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। जावेद बेग साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे बीच इस प्राइम डिबेट का हिस्सा हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। चर्चा की शुरुआत करें, और शुरुआती जो अल्फाज आपने सुने, जो शब्द सुने, पाकिस्तानी अवाम के सुने, उनका यह कहना है कि इस वक्त जो अस्थिरता बनी हुई है पाकिस्तान में, उससे हम सब मायूस है। ना सिर्फ मायूसी है बल्कि इसका असर हमारे जेब पर पड़ रहा है। यहां तक कि एक रोती हुई खातून की रद्द-ए-अमल की बाइट हमने आपको दिखाई, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वहां की कितनी परेशान है। इसके पीछे की वजूहात क्या है, इसे भी हम जानेंगे, और दूसरे मुल्कों पर इसका किस तरह से असर पड़ेगा, और पाकिस्तान में इस हालात से तमाम मुल्कों को किस तरह से सीख लेनी चाहिए, इस पर भी हम कई सवाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले कामरान साकी साहब, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, वहां के जर्नलिस्ट हैं, तो उनसे जान लेना ये जरूरी हो जाता है कि ये जो हालत अभी बनी हुई है, आप क्या कुछ बता पाएंगे साकी साहब कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या कुछ हालत है? क्योंकि आवाम का रद्द-ए-अमल हमने देखा, कैसे मामूलाते जिंदगी इस वक्त पाकिस्तानी आवाम की गुजर रही है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। और इसके अलावा सरकार क्या कुछ कर रही है, ये भी बताइएगा इस वक्त मौजूदा वक्त में। कामरान साहब, शायद आप बात कर रहे हैं लेकिन ऑडियो आपकी म्यूट है। जी जी, आ रही है। आ रही है आपको? जी आ रही है।
पाकिस्तान में हालात खराब जरूर हैं, लेकिन खुदा न खास्ता ऐसी हालत नहीं है कि हम तो डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। ये एक मुस्तकिल जो पॉलिसियों में तसलसल है, मुस्बत अंदाज में नहीं, मैं कहूँ मनफी अंदाज के अंदर माजी की हुकूमतों में जो रहा है, जो उन्होंने अपनी अयाशियों और अखराजात को बढ़ाया है और आम आदमी के ऊपर बर्डन जो है वो उसका तमाम जो है शिफ्ट हुआ है, और अब वर्ल्ड बैंक की तरफ क्योंकि IMF की तरफ क्योंकि हमें जाना पड़ा और उसकी अपनी शराइत है, यकीनन वो ये तो नहीं चाहता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे या उसके ऊपर कोई आम आदमी के ऊपर बोझ पड़े। वो हमें बज़ाहिर यकीनन लगता है और पॉलिटिशियंस भी ये दिखाते हैं, लेकिन उसका असल मकसद यही होता है कि वो मुल्क जो है जो आज हमसे कर्जा ले रहा है या कोई मावनत हम उसकी कर रहे हैं, माली तौर पे या फंड जारी कर रहे हैं, तो वो अपने पांव पे खड़ा हो जाए और उसे मुस्तकबिल में हमारे पास ना आना पड़े। तो कि इससे आम आदमी या लेमैन जब सोचेगा तो वो ये रिवर्स सोचेगा कि शायद IMF के दबाव के चक्कर में ये रोटी महंगी हो रही है, सिगरेट महंगी हो रही है, चीजें हो रही हैं। ये वो नहीं चाहते कि ये चीजें हों। ये हमारे हुक्मरान चाहते हैं कि आम आदमी पे जो है वो डायरेक्ट जो है वो बोझ मुंतकिल हो जाए और उन्हें अपनी अयाशियां खर्चे जो है वो कम ना करने पड़े। वजीरों मशीरों की इतनी बड़ी फौज जो हमने रखी हुई है उन्हें कम ना करना पड़े, उनके प्रोटोकॉल और मूवमेंट्स और चीजों के ऊपर जो अखराजात होते हैं उन्हें कम ना करना पड़े। अगर ऐसा होता माजी के अंदर और चीजों में हम थोड़ा सा सोच लेते बर वक्त, तो मेरा ख्याल है कैसे हालात देखने ना पड़ते। लेकिन अभी भी वक्त जो है वो हाथ से नहीं गया। अगर हुक्मरान जो है वो आपस में मिल बैठे और चीजों का हल निकाल लें तो हम उस तरफ जो है वो जा सकते हैं। दूसरी एक बड़ी वजह आपको पता है कि यहाँ पे माफियाज भी मौजूद हैं जो इलेक्शंस के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो इंडिया है पाकिस्तान है, तो वो उनके अपने इंटरेस्ट जुड़े होते हैं। वो चाहे चीनी माफिया है, चाहे आटा माफिया है या और दूसरे नेटवर्क्स हैं, या डॉलर माफिया भी एक जो है वो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, चाहे हम माने या ना माने। तो वो भी इसमें जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती मुल्क में और चीजें होती हैं, मामला ऐसे हालात बन जाते हैं, तो वो उसका फायदा उठाते हैं। ठीक, तो आपने वजह का जिक्र किया, लेकिन इस वक्त जो हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं उसकी भी तर्जुमानी करते हैं। हम इस हवाले से सवाल भी करेंगे कामरान साकी साहब कि इस वक्त अवाम का रद्दमल तो हम देख पाए हैं, लेकिन अवाम इस वक्त कैसे अपने मामलाती ज़िंदगी को वहाँ पर आगे बढ़ा रही है ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसके लिए आपने कहा कि सरकार को मिल बैठ कर काम करने की ज़रूरत है, पाकिस्तानी सरकार को। इसका मतलब ये है कि इस हवाले से अभी अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो पाकिस्तान के हाथ में, शहबाज सरकार के हाथ में ऐसा कुछ बहुत अहम चीज नहीं है जिससे एकदम से हालात ठीक हो सके। शैलेंद्र वांगू इसका उत्तर बड़े अच्छे तरीके से दे सकते हैं। मैं चाहती हूं शैलेंद्र वांगू इस पर आप अपना जवाब दें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इसके अलावा जनता पर इसी की वजह से जनता भी परेशान है, वहीं अब धीरे धीरे सब हाथ अपना पीछे खींच रहे हैं। इसको बेहतर तरीके से आप कैसे समझा पाएंगे? देखिए, आपको बता दें सना की कामरान साकी क्योंकि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। शैलेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। शैलेंद्र का राबता हमारे साथ बना हुआ है, लेकिन शायद थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही है, उन तक हम पहुंचेंगे। शैलेंद्र, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी सना, जैसा आपको बता रहा था कि देखिए पाकिस्तान के जो हालात, शैलेंद्र आप अपनी बात रख सकते हैं। बीच बीच में आपकी वॉइस जो है कट हो जा रही, ब्रेक हो जा रही है। शायद आपको कॉल आ रही होगी। अगर आप इस वक्त बात करने के शायद आपको आवाज मिल रही मेरी? शैलेंद्र, आपको आवाज नहीं मिल रही? ठीक है, मैं आपका रुख आपसे कुछ देर बात करूंगी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगी मैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जावेद बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद बेग साहब, आप भी देख रहे होंगे पड़ोसी मुल्क के जो हालात बने हुए हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखेंगे, पाकिस्तान कभी भी स्टेबल स्टेट नहीं था तवारीखी तौर पे। आप देखिए उनके सारे जो जितने प्राइम मिनिस्टर्स थे, चंद एक को छोड़ के, सब कत्ल कर दिए गए। पाकिस्तान इस वक्त इतना इंटॉलरेंट बना हुआ है पूरी दुनिया में। हाल ही में आपने देखा वहां पे एक दलित क्रिश्चियन को किस तरीके से उन्होंने, किस हैवानियत से उन्होंने वहां सड़कों पे मारा। ये लॉ एंड ऑर्डर है वहां का। इकोनॉमिकली आप देखिए वो बिल्कुल एक कटोरा लेकर पूरे दुनिया के सामने है, लेकिन एक आदत वो लोग अभी तक नहीं सीखा उन्होंने, वो है टेररिज्म को स्पॉन्सर करना। आप आज के डेट में देखिए,
हमारे मुल्क के साथ साथ हम इस टाइम अफगानिस्तान की भी मदद कर रहे हैं, वहां पर भी वो परेशानियां उठाते हैं, लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। यहां कश्मीर में देखिए आप, हर एक जगह पे उन्होंने अपना एक गलत छवि बना के रखी है। मुल्क टूट रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में देखिए या फिर मेनलैंड पाकिस्तान में देखिए आप, कहां पे ये प्रोटेस्ट्स नहीं हो रहे। और आज के डेट में हर पाकिस्तानी ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये नारा लगा रहा है। ऐसा होता है जब आप एक मुकद्दस इंस्टीट्यूशन को टेररिज्म में लगा देते हैं, नतीजा सामने है, मुल्क टूट रहा है। और हम हिंदुस्तानी लोग दुआ कर रहे हैं कि वो मुल्क ना टूटे, क्योंकि उसके बुरे असरात हमसायों पे भी पड़ेंगे। आप यकीन मानिए, ये मेरे दिल की राय है और ये हम हिंदुस्तानियों की राय है। हम हिंदुस्तानी दुआ करते हैं वहां पे हालात ठीक हो, पाकिस्तान अपनी गलत आदतों से बाज आए, पड़ोसी मुल्कों में टेररिज्म को भेजना बंद करे। आपको आवाज मिल पा रही होगी तो फिर से लौटना चाहूंगी। ठीक है जावेद बेग, आपके पास मैं लौटूंगी दोबारा। शैलेंद्र, आप जो समझाना चाहते थे, जो बताना चाहते थे, इस वक्त जो पाकिस्तान की स्थिति है वो कब से और कैसे इस तरह शुरू हुई जो कि यहाँ तक आ पहुंची है कि वहाँ के अवाम अब परेशान है, रो रो कर वीडियो क्लिप्स बनाकर वो कहते हैं कि क्या वो बिजली का बिल अदा करें या फिर अपने घर का किराया अदा करें या फिर बच्चों की मेडिसिन लें। देखिए, क्योंकि हमारे साथ एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी साथ में है, सीनियर जर्नलिस्ट कमरान साकिब साहब हमारे साथ हैं। वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे इस वक्त हालात कैसे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स पाकिस्तान से फिलहाल हमारे पास आ रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, रोजी नहीं है जिस तरह से कमरान साकिब साहब ने बताया है। अगर आपको अभी का लेटेस्ट अपडेट बताऊं, जो वीकली इन्फ्लेशन सामने आती है जिसको शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन कहते हैं और SPI यानी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहते हैं कि हफ्ते तो हफ्ते इसको मेजर किया जाता है ईयर ऑन ईयर। इसमें जो ताजा जो इन्फ्लेशन आया है वो है 38.42 और पिछले हफ्ते ये 34.83, यानी ये फिगर्स वो हैं जो खुद पाकिस्तान बता रहा है कि किस तरह से वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अगर बात करें आम आदमी की जुबान में, तो हमारी बात कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से भी हुई है, जो आवाम वहां पे उनसे भी हमारी बात हुई है। उन्होंने, अगर मैं गलत हूं तो मुझे साकिब साहब करेक्ट करिएगा, उन्होंने कहा है कि आज से कुछ महीने पहले जो बिस्किट का पैकेट 20 रुपए का मिलता था आज वो 45 रुपए का मिल रहा है। जो रेजर ब्लेड 100 रुपए का मिलता था आज वो 300 रुपए का मिल रहा है। खुद वहां के जो कंपनीज हैं वो उनका कहना है कि स्टील की कीमतें बढ़ेंगी, घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें 3 से 5 रुपए तक बढ़ जाएंगी, GST को 1% बढ़ाया गया है, तेल को, पेट्रोल को 22 रुपए और डीजल को 17 रुपए बढ़ाया गया। ये तमाम वो फैक्टर्स है जिनका सीधा असर पाकिस्तान की आवाम पर हो रहा है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान के जो लोग जिनसे हमारी बात हुई है, लाहौर से हमारे जो पास जो वीडियो आए हैं उनमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अब रहना दुश्वार हो गया है, क्योंकि जिस तरह का दबाव उन पर बना है, खासतौर से मिनी बजट पेश होने के बाद में, तो उस दबाव को वो झेल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में वो राहत की उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ तक कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव जल्द हो पाकिस्तान में, ताकि वहां पर एक ऐसी सरकार आए जो करंट क्राइसिस को संभाल पाए। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो वहां के लोग बताते हैं, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी आवाम बता रही है कि 85 मंत्री शरीफ कैबिनेट में मौजूद हैं और जब भी वो विदेश जाते हैं तो बड़े से बड़े होटलों में वो ठहरते हैं। इमरान खान के साथ कंपेयर करें तो इमरान खान वहां पर जब जाते थे तो वो पाकिस्तानी एम्बेसी में ठहरते थे, लेकिन जो करंट गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं वो सबसे बड़े होटल जो होते हैं वहां पे स्टे करते हैं। लग्जरी कार्स के इंपोर्ट को परमिशन दिया गया। तमाम वो फैक्टर्स हैं जिनके चलते पाकिस्तान की आवाम अब त्रस्त हो चुकी है। तो जाहिर तौर पर जो ग्राउंड सिचुएशन में आपको यहाँ पे तो नहीं पता पाऊंगा, जो लोग हमसे वहां से बात कर रहे हैं रिपोर्ट के मुताबिक ही हम बात कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। और इस खबर को आप भी कवर कर रहे हैं लगातार, इसीलिए कामरान साकिब साहब से मैंने सबसे पहले ये जानना चाहा था कि मामूलात जिंदगी आवाम कैसे बढ़ा रही है अपनी, और साथ ही साथ क्या इस को खत्म करने के लिए रोज मीटिंगें हो रही हैं या फिर कैबिनेट की तरफ से कोई लाए अमल मुरतब किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। और चूंकि ये मिनी बजट तो पेश कर दिया गया और लागू भी हो चुका है कई चीजों पर, इसके बाद आवाम नाराजगी का इजहार कर रही है। लौटूंगी कामरान साहब बेहतर तरीके से समझने के लिए, और इसे कम या खत्म कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर क्या राय जाएगी इन पैनलिस्ट के जरिए। शकीलुज्जमा साहब के पास मैं चलूंगी। शकीलुज्जमा साहब, क्या, क्योंकि आप राजनेता हैं, राजनीतिक अस्थिरता जिसे कहते हैं पाकिस्तान में बनी हुई है, इमरान खान के जाने के बाद से लगातार ये देख रहे हैं कि हाल जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर नहीं हो रहा है, पाकिस्तान का खराबी की ओर ही बढ़ता हुआ जा रहा है। आप भी राजनेता हैं,
एक्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं। एक देश को चलाने के लिए कहां पर खामी रही होगी, और इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हालात बने हुए, उसको कैसे देखते हैं आप? सना, आपने बहुत तफसील से सवालात किए हैं और बहुत सारे बातों को हमारे पहले जो पैनलिस्ट थे उन्होंने तफसील से रखा है। आपने कहा पाकिस्तान के हाल अभी खराब हो रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद ही उनके हाल खराब होते गए, और डेमोक्रेसी का तो जनाजा बहुत पहले ही उनके यहाँ निकल गया है। डेमोक्रेसी का सिर्फ जमहूरियत का एक कभी कभी कोई नक्शा पेश करते रहते हैं कि जमहूरियत मेरे यहाँ है, कब फौज उनके यहाँ आ जाएगी। फौज जो है एक उनकी सरकार का एक हिस्सा है और वो उसके डिक्टेशन पर भी चलता है वहाँ। और जिस तरह से टेररिज्म और ये वो दूसरी चीजों का तस्करा भी हमारे पहले पैनलिस्ट ने किया, जब आपकी आमद कम है और खर्च जब इन चीजों पर आप करेंगे तो अवाम को तो परेशान हाल होना ही पड़ेगा, और अवाम का वही हाल है। अब वहां पर चुनाव के लिए इमरान खान असेंबलियों को तहलील कर रहे हैं कई जगह की, लेकिन वो चुनाव कराना नहीं चाहते हैं। और जो जमहूरी निजाम में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ। तो ऐसे हालत में, जैसे अभी पाकिस्तान के ही एक सहाफी ने कहा कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब है लेकिन वज़रा की तादाद भी बढ़ गई, वज़रा के अखराजात भी बढ़ गए जी। आप देख लीजिए शरीफ खानदान की कहां से कहां पहुंच गया, और वहां बैठ के ये लंदन से बैठ के सरकार प्रॉक्सी सरकार चल रही है, तो उसमें आप अच्छी उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इसलिए उसको हम समझते हैं कि चुनाव फौरन होना चाहिए और उनको उन गलत कामों से अलहदा होना चाहिए। टेररिज्म के उसूल से उनको खुद घाटा होता है जी, और आप टेररिज्म में लगे रहते हैं तो वो हट जाइए। शकीलुज़्ज़मा साहब, आपने एक अहम बात कही और हमारे साथी शैलेंद्र वांगू ने भी अहम बात कही, और साथ ही साथ कामरान साहब ने भी कुछ देर पहले बात कही थी कि इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो इलेक्शन के अमल तक पहुंचने के लिए भी कोशिशें करना बहुत मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि अभी शहबाज सरकार है, तो यहां तक पहुंचने के लिए किसी शुरुआत करनी होगी। क्या इमरान खान को इस तरफ कोशिश करनी चाहिए जैसे उन्हें बेदखल करने के लिए कोशिशें की गई थी? देखिए, अभी हमारी रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ज्यादा हम लोग जानकारी रखते नहीं हैं, लेकिन दो पंजाब जो सबसे बड़ा असेंबली है उनकी, और पख्तून, ये दो असेंबली के में सरकारें जो हैं इस्तीफा दे चुकी हैं। चुनाव होना चाहिए वहां जब, तो वो चुनाव करा नहीं रहे, और उनकी पार्लियामेंट के चुनाव हैं वो भी शायद इसी साल आने वाले हैं। तो चुनाव के पहले ऐसे हालात बना रहे हैं कि लगता है कि जैसे वो चुनाव कराना नहीं चाहते हों। शरीफ खानदान का हुकूमत अभी जो है वो चाहती नहीं है कि चुनाव हो, और किसी तरह से वो मुल्क को रूल करना चाहते हैं लंदन में बैठ के। तो इस तरह से जमहूरी निजाम में अवामी फलाही सरकार नहीं चल सकती है, कभी नहीं चल सकती है। डॉक्टर निर्मल साहब, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। जो इस वक्त पाकिस्तान में हाल बना हुआ है, हाहाकार है, महंगाई से जनता परेशान है, और वुज़रा जो हैं वो बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, और जैसा कि शकीलुज़्ज़मा साहब ने कहा कि लंदन से प्रॉक्सी सरकार चल रही है, इस पर बीजेपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? और ट्रेड की शुरुआत होने की भी बात हो रही है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो रिश्ते पहले थे, ट्रेड की शुरुआत फिर से हो जानी चाहिए, तो हो सकता है कि इससे बचाया जा सके पाकिस्तान को। देखिए सना, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। मैं जरूर एक दो सेंटेंस बोलूंगा। देखिए, जो पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ ये अननेचुरल था, लेकिन हो गया। लेकिन होने के बाद जो हमारी इकोनॉमी थी, हमारी रेलवेज थी, हमारी इकोनॉमी बट गई। और उस वक्त जो पाकिस्तान में बहुत सूबे गए, खासतौर पंजाब की बात करूंगा, कि सबसे ज्यादा फर्टाइल एरियाज थे और उनके 50s तक उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। लेकिन जो है पाकिस्तान ने जिस प्रकार से जमहूरियत को कहा कि हम जमहूरियत को जो है, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा कि हम जमहूरियत को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जो माइंडसेट था, जो एक जमहूरियत एक माइंडसेट होता है, वो वहां पनप नहीं पाया। मैं कहता हूं जागीरदारी सिस्टम आज भी वहां पर है। मैं 2 बार पाकिस्तान गया हूं, पाकिस्तानियों से इंटरेक्ट किया है, हम बड़े जो है बिल्कुल इंटीरियर में भी गए हैं, तो हमने देखा कि वहां पर जो
जो अवाम है, जो जो कहना चाहिए जमहूरियत है, उसको कभी भी पावर नहीं मिली उसको। और आप देखेंगे चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे आर्मी अफसर्स हैं, चाहे जागीरदार है, ये काकस है, ये काकस है जो कि आम अवाम को जो है उसका हक नहीं दे रहा है। पाकिस्तान में आपको दो पाकिस्तान मिलेंगे। एक पाकिस्तान है जो इस्लामाबाद में रहता है, इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी कोठियां, आप जाएंगे लगता है कि इस्लामाबाद में आप जो है यूरोप में पहुंच गए। और दूसरा है वो रूरल एरिया में पाकिस्तान है, जहां उन बेचारों को खाने का भी मुश्किल है। और ये जो सारा हुआ है, जो ये पूरे थ्रू द मतलब टाइम हुआ है, ये मैं बताऊं कि पाकिस्तान को चाहिए था, बंटवारा हो गया, भारत ने भी उसको स्वीकार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगता था कि हम अखंड भारत में विश्वास करते हैं। आपने देखा अटल बिहारी वाजपेयी जाके हमने जो है वहां पर जाके हमने भी माना पे नहीं, क्योंकि दो देश बन गए। लेकिन उसके बाद जो जो आर्थिक रहता है, सिस्टम रहता है, जो इकोनॉमिक सिस्टम रहता है, वो सबसे पहले नेबर्स जो होते हैं, पड़ोसी लोग होते हैं जी। उसमें अफगानिस्तान हो सकता था, भारत हो सकता था, इतनी आज 5वीं इकोनॉमी है, श्रीलंका हो सकता था। उनके साथ आपके अच्छे दोस्त संबंध होंगे तो आपको अच्छी सस्ती चीजें मिलेंगी। भारत को पाकिस्तान से सस्ती चीजें मिलेंगी। बाया दुबई आप लेने के लिए तैयार है, लेकिन भारत के साथ आप संबंध नहीं रखना चाहते। आप टेररिज्म जो है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। आप जो है लोगों को जिहाद सिखा के वहां पर जो है भारत के खिलाफ जंग छेड़ना चाहते हैं, और उसके बाद जो है चाहेंगे कि भारत आपके साथ ट्रेड करे। वो कैसे हो सकता है? तो इसलिए पाकिस्तान को मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, जो मुझे अभी दिखता नहीं है, आने वाले वक्त में और जो वस्त होगी, और ये उन साहूकारों के पास जा रहे हैं, चाइना के पास जाते हैं, वो इनका दोस्त है जो सबसे बड़ा साहूकार है पूरे दुनिया में। आज कई देशों को देख लीजिए, छोटे छोटे देशों को उसने दिवालिया कर लिया। अभी तो चीन ने भी अपने एम्बेसी दूतावास को बंद कर दिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इस पर मैं रद्द अमल कामरान साकी साहब आपसे लूंगी। छोटे से ब्रेक के लिए, कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना चाहेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। पाकिस्तान में इस स्थिति के लिए जिम्मेदार और साथ ही साथ इस स्थिति से निकालने के लिए क्या कोशिशें होनी चाहिए? क्या IMF से जो मांग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और जो शर्तें IMF की तरफ से लगाई गई हैं, क्या वो पूरी हो पाएंगी और को परेशानी से निकाल पाएगा पाकिस्तान? इन तमाम सवालों के साथ जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं इंडिया। आज बात करें पाकिस्तान की हालत जार की। पाकिस्तान से आप सीनियर सहाफी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कामरान साकी साहब, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर से पैनलिस्ट का रुख कर लेते हैं। कामरान साकी साहब, सीधे तौर पर आपसे सवाल ये करना चाहेंगे, चूंकि अवाम वहां पर परेशान है और हम ये देख रहे हैं कि विरोध एहतजाज के सुर भी अब दिखने लगे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, अवाम इतनी परेशान हो जाए कि बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो जाए। इससे बचने के लिए सरकार को क्या कुछ लाहे अमल तरीकेकार अपनाना चाहिए ताकि वो अवाम को बेहतर सुविधा दे सके और इस महंगाई और बेहाल जो समस्या है उससे बच सके? क्या करना होगा? हमेशा जो है वो हुकूमतों के खिलाफ होता है। यहाँ पे दो सूबों के अंदर तो हुकूमत मौजूद ही नहीं, तो एहतजाज अवाम किसके खिलाफ करेगी? वफाक के अंदर जो हुकूमत है वो चंद महीनों की मेहमान है और इलेक्शंस का साल है और ये तब्दील हो जाएगी। दूसरा, अभी दो लोगों को मैं एड्रेस करना चाहूंगा, अभी उनका रद्देमल देना चाहूंगा। एक तो अभी जलसे से खिताब कर रहे थे एक हमारे पॉलिटिशियन यहाँ पे, और वो कह रहे थे कि शायद हम टेररिज्म को और चीजों को बढ़ावा देते हैं। तो उन्हें बताना चाहिए कि मोदी के ऊपर अमेरिका ने जो है वो दाखिले पे क्यों पाबंदी लगाई थी, और बहुत सारे सवालात हैं। अगर हम उस मौजू पे बात करना चाहें तो हम उस पर भी कर सकते हैं। दूसरा, इमरान खान की बात हुई। इमरान खान के दौर में कोई दूध और नहर की यहाँ पे कोई नहरें नहीं बह रही थी, बल्कि ये हालात असल में आप देखें तो इसमें 80% हिस्सा जो है वो इमरान खान साहब का ही है। उनके पास जो नाडी टीम थी जो पहली दफा इक़्तिदार में आई, और उन्होंने जिन लोगों को साथ मिलाया वो लोग पहले से ही आजमाए हुए थे, पहले ही उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात और मुख्तलिफ पार्टियों से वो तब्दील करके, जिसे हम यहाँ पे लोटा सियासत भी कहते हैं, वही लोग थे जिन्होंने मईशत को संभाल नहीं पाए, बड़े फैसले नहीं कर पाए। और ये मुआहिदा असल में IMF का अगर आप देखें तो ये इमरान खान की हुकूमत ही उनके पास गई थी, और ये 19% टैक्स और ये फलानी चीजों को बढ़ाना और तेल की कीमतों पे सुपर टैक्स लगाना, ये तमाम कमिटमेंट्स इमरान खान की हुकूमत ने की थी। कोई भी हुकूमत यकीनन नहीं चाहती कि उसके दौर के अंदर महंगाई हो। ना शहबाज शरीफ को शौक है, ना जरदारी को शौक है, ना ही इमरान खान को रहा होगा।
लेकिन मईशत को कहीं संभालने में यकीनन गुज़श्ता हुकूमत नाकाम रही, जिसका खमियाजा इस वक्त जो है फौरी इक़्तिदार की आने की लालच कह लीजिए या अवाम का दबाव कह लीजिए या अपनी सियासी बका को बचाना कह लीजिए, उसकी कुर्बानी जो है वो इस PDM को, जिसमें बड़ी जमात जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी भी शामिल हैं, उन्हें भुगतना पड़ रहा है, उन्हें करना पड़ रहा है। हालात यकीनन जो है वो कुछ सुधरते नजर आ रहे हैं। जैसे ही आपको पता है कि माफिया और चीजें मैंने पहले जिक्र किया, सुधार की बात आप कर रहे हैं, लेकिन सुधार तो अभी गुज़िश्ता दिनों की ही खबर है कि पेट्रोल बढ़ा दिया गया, उसकी कीमत बढ़ा दी गई, 272 रुपए पेट्रोल की कीमत हो गई है। अब ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कुछ और चीजें महंगी होंगी, जैसे कि वृद्धि की गई है अब। तो कामरान साकिब साहब, क्या ये माने हैं कि हालात बेहतर हो पाएंगे? शैलेंद्र वांगू, आऊंगी आपके पास, निर्मल साहब आपके पास भी मुझे एक बनने ने मैं एक सवाल करना चाहूंगा इनसे। इनके मुल्क को IMF ने ग्रे लिस्ट पे क्यों डाला था? अगर ये टेररिज्म दुनिया में नहीं फैला रहे हैं तो IMF क्यों डाला था? ग्रे लिस्ट में क्यों डाला था? क्यों डाला था? उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में क्यों था? मुझे बताइए। नहीं कमर साहब, हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे यहाँ से, हमें हमदर्दी अगर ये जो पाकिस्तानी गेस्ट हैं, अगर यही पाकिस्तान का एटीट्यूड है तो इनको कोई बचाने वाला नहीं है, कोई नहीं बचा सकता, हमदर्दी है। क्योंकि अभी भी इनका हैंगओवर जो है पार्टीशन का, बंटवारे वाला, इनके जहन में ये भारत को अभी भी काफिर ही समझते हैं। आपके जहन में है, इनको ये समझना चाहिए कि अगर पाकिस्तान को कोई इस क्राइसिस से निकाल सकता है तो बहुत सारा भारत का हो सकता है। बात समझ में भी नहीं आएगी, आप तीन साथ बात करेंगे तो बात समझ में नहीं आ पाएगी। कामरान साकिब साहब, सीधे तौर पर आपसे ये सवाल था कि आपने कहा बेहतर हालात हो रहे हैं, बेहतरी की तरफ तो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम रो रो कर वीडियो बना रही है। जाहिर सी बात है, जब किसी भी मुल्क में ये देखने को मिला है, लेकिन इस स्थिति पर जो पाकिस्तान जहां पर खड़ा हुआ है, उससे निकलने के लिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इससे निकलने के लिए क्या कुछ कोशिशें हो रही हैं? आपको लग रहा है, नहीं लग रहा है, या फिर कोई चमत्कार हो जाएगा? IMF से लोन की तरफ उम्मीदें लगाए बैठा हुआ है पाकिस्तान, तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा? कामरान साकिब साहब, दुनिया ने देखा ये तमाशा और चीजें और मगरमच्छ के आंसू दिखाइए, हमने भी हालात आपको खड़े हो जाए, आपके हालात हो, हम दोनों साइडों के ऊपर अमन हो, आप दोनों साइडों को चीजों को लगाम डालें और दोनों साइडों के ऊपर जो हम डिफेंस के ऊपर पैसे लगा रहे हैं वो हम दोनों साइडों के डेवलपमेंट के ऊपर लगाएं। आपकी साइड पे क्या चाइल्ड लेबर नहीं है, हेल्थ के इश्यूज नहीं है? पैसा खर्च कर रहे हैं। अरे भैया, हमारी बात हम पर छोड़ दीजिए, अपने घर को संभालिए। आप नहीं संभाल सकते, आप नहीं संभाल सकते, क्यों? आप टेररिज्म जब तक इसका छोड़ेगा नहीं, जब तक जिहाद को नहीं छोड़ोगे, आपको कोई नहीं बचा सकता। यही टेररिज्म आपको खत्म करेगा, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, ये देखते रहना। लेकिन नहीं है आपका जो एटीट्यूड है, आपकी जो सोच है। आप सब एक साथ बोल रहे हैं, बीच में शैलेंद्र वांगू को लाना चाहूंगी। शैलेंद्र, जैसा कि मैं सवाल कर रही थी कि क्या कोई चमत्कार हाल फिलहाल में पाकिस्तान को लेकर होने वाला है, तो अगर ये पॉलिटिकली देखें या फिर इसके अलावा डिप्लोमेटिकली देखें, कुछ हो सकता है, कुछ अच्छी उम्मीद पाकिस्तान के लिए रखी जाए? मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन मेरा बस सवाल कामरान साकिब साहब से यही है कि वो कह रहे हैं कि हालात बेहतर होंगे। हाँ। एक फैक्ट मैं रखना चाहूंगा सामने कि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स थे उसमें अब से कुछ महीने पहले $16 बिलियन का रिजर्व था, अब वो $3 बिलियन पे है। 3 से $16 बिलियन कैसे होगा? रोड मैप क्या है, पहले मुझे ये बता दीजिए। क्या बिना कर्ज के पाकिस्तान खुद को बचा सकता है? IMF के लिए क्यों जोर लगाया जा रहा है? और ये भी कहा जा रहा है कि IMF के लोन के बगैर, बेल आउट पैकेज के बगैर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए हमने ये भी देखा है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर शहबाज शरीफ जो है पर्सनली खुद भी, उनके मंत्री भी, आर्मी चीफ जो पाकिस्तान के, वो भी अलग अलग मुल्कों में जाके उन्होंने मदद मांगी है। और उनको ये कहां तक कहना पड़ गया कि एक न्यूक्लियर पावर को दूसरे देश से भीख मांगनी पड़ रही है। शहबाज शरीफ ने खुद ये बात कही है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा। दूसरी अहम बात जो आतंकवाद को लेकर है, अगर मैं गलत हूं, कामरान साहब इतना बता दीजिए खाली कि ओसामा बिन लादेन जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आतंकी है वो कहां पाया गया, उसका जवाब दे दीजिए। उसने बनाया, ये आपको पता है? आपने हिस्ट्री पढ़ी है कि रूस को तोड़ने के लिए
अमेरिका जो उसे वर्ल्ड दुनिया का सबसे खतरनाक, और उसकी इंडेक्सिंग और चीजों को आप देख रहे हैं उनकी, कभी CIA ने और फलां ने उसे कह दिया, बनाया किसने था? इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग किसने की थी रशिया को तोड़ने के लिए? उस वक्त पाकिस्तान ने अगर अलायंस बना था तो कहां से वो असला कहां से आता था रशिया को तोड़ने के लिए? इसी को TTP जिसे आप कहते हैं तरीके तालिबान, ये किसने शुरू की थी? इन तालिबान को ट्रेनिंग्स किसने दी? इन्हें फंडिंग किसने दी? ये भी तो पूछिए। आप उस शख्स के कहने पे कि वो दुनिया का सबसे खतरनाक शख्स है, जो करार दे रहे हैं उसे, वो मान रहे हैं, उसके सहको सबाक को नहीं देख रहे। उस अलायंस बनने के चक्कर में जो पाकिस्तान ने हजारों जाने बल्कि लाखों जाने गंवाई, वो नहीं आप देख रहे। जो बिलियंस ऑफ डॉलर का हमें नुकसान हुआ हमारी मुल्क को, आप वो नहीं देख रहे। आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो जब उन्हें अमेरिका को उसकी जरूरत नहीं रही, आलमी दुनिया को उसकी जरूरत नहीं रही, तो वो पाया कहां पे गया? मैं जानता हूँ, बस ये बता दीजिए, अगर रखा भी था तो छुपा के क्यों रखा था? छुपा के नहीं रखते, ओपन ला के रखते हैं। कहां रखा था? अब मुझे बताइए, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमले हुए थे, क्या CIA वहां पे सोई हुई थी? 4 मुख्तलिफ जगह से प्लान जो है वो हाईजैक होते हैं और वहां से आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं, की तरफ आप क्लीन चिट दे रहे हैं, एक पेंटागन की तरफ आप ओसामा क्लीन चिट दे रहे हैं। क्या शहीद हुए थे वो, खुद उन दहशतगर्दों को पाला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे उनसे हमला करवाना है? ओसामा बिन लादेन शहीद हुए थे क्या? जिस तरह से इमरान खान कह चुके हैं वो शहीद हुए, तो शहीद मानते हैं उनको आप? बस भी कोई मेरे पास कोई था नहीं है कि मैं उन्हें शहीद कहूँ या कत्ल किया गया कहूँ। मैं तो उन्हें जांबक ही कह सकता हूँ, या वो मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ना फिर मैं मजहब और चीजों को जानता हूं। सवाल है एक सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी आप तमाम को। ये जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीरें अभी अपडेट के मुताबिक पाकिस्तान से हमें मिली हैं, आई हैं। इस विजुअल में ये दिखाई दे रहा है कि फायरिंग भी हुई है, और फायरिंग इसलिए हुई है कि जनता वहाँ की इतनी परेशान है, महंगाई से परेशान है। वही मैं सवाल कुछ देर पहले कर रही थी कामरान साकी साहब से कि जनता एहतजाज करने के लिए सड़कों पर तो कई जगह उतरी, तो कहीं एहतजाज बड़े पैमाने पर ना हो जाए, जिसका जवाब कामरान साकी साहब ने ये दिया था कि अवाम इस तरह, क्योंकि इलेक्शन का ईयर है तो इस तरह हो नहीं सकता, इलेक्शन कई उन्होंने असबाब दिखाए, लेकिन जो जीती जागती तस्वीर है वो हमारे सामने है कि जनता बेहाल है, परेशान है, और इतनी टेंशन में आके वो सड़कों पर उतरती है और फायरिंग की गई है। ये अपडेट नहीं मिल पाया है कि फायरिंग किसकी तरफ से की गई, क्योंकि पुलिस एहलकार भी दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि जो लोग हों विरोध प्रदर्शन के लिए, एहतजाज जताने के लिए सड़कों पर उतरे हुए होंगे, उन्हें तितर बितर करने के लिए ऐसा किया गया होगा पुलिस अफसरान की तरफ से। शकीलुज्जमा साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, आपने तमाम पैनलिस्ट की बातें सुनी। अभी कामरान साकी साहब का ये कहना है कि अभी इलेक्शन ईयर है और जो पहले से जो चीजें चली हुई आई हैं वो शहबाज शरीफ को भुगतना पड़ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये स्थिति सुधर सकती है? अगर स्थिति सुधरेगी तो कैसे सुधरेगी? पाकिस्तान को क्या करना होगा? इस हवाले से कुछ मशवरे आपके पास हैं? देखिए, उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से हमें कोई लेना देना नहीं। शहबाज शरीफ की सरकार हो या इमरान खान की सरकार हो, उनकी सरकार अच्छी थी या इनकी सरकार अच्छी, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि आज हमारा एक पड़ोसी जो कभी मेरा हिस्सा था कि एक छोटा भाई है, अगर वो परेशानी में है, इसलिए हम चिंता में हैं, और उनकी चिंता कैसे की जाए, उनके मसले कैसे हल किए जाए, इसलिए आप हमारे ख्याल से आप डिबेट भी इसीलिए करा रही हैं। तो ये सबसे बड़ी 2 चीज होती है मुल्क को चलाने के लिए। एक तो सही हुक्मरान और जमहूरियत में है कि जिस पर अवाम का भरोसा हो वैसी सरकार बने। पहले तो उनके यहाँ इलेक्शन होना चाहिए, एक। दूसरे, आप जानते हैं कि वहां पॉलिटिक्स जो है, वहां मुल्क की जो सियासत है, उनके स्टेक होल्डर एक फौज भी है, डिफेंस भी है, जो शायद दुनिया में कहीं नहीं है। ये पाकिस्तान में एक आइन है जिसमें डिफेंस भी एक स्टेट है, स्टेक होल्डर का रोल नहीं है, बजाबता है। तो अब ऐसी हालत में जमहूरियत पूरी तरह पनप ही नहीं सकती है। पहले तो उनको इस बात पर और करना चाहिए। तीसरी बात, वो हमारे जो पाकिस्तान के सहाफी हैं बेचारे, वो अपनी बुराइयां तो बहुत सारी कर दी, जो प्रॉब्लम है, लेकिन जब हम कहते हैं कि टेररिज्म से हाथ छुड़ाइए, उससे आपको फायदा होगा, तो उनको नाराजगी होती है। फैक्ट यही है कि जो टेररिज्म पर आप खर्च कर रहे हैं, आपको बोलने का मौका दूंगी प्लीज। वो अवाम के फलाही काम में अगर आप खर्च करेंगे तो आपको फायदे होंगे। भाई साहब, आपकी बात मैं सुन रहा था ना, आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर जवाब आप दे देना, आप जवाब दे देना।
आपको दूंगी मौका बोलने के लिए पूरा। आप जवाब दे देना पूरा, हम ही बात सुन लीजिए। हम कोई आपके मुखालिफ कोई बात नहीं कर रहे हैं, ना सियासत की बात कर रहे हैं। अब देखिए हमारे मनी जो है पाकिस्तानी रुपीज और इंडियन रुपीज में भी बहुत फर्क है। उनके उस हिसाब से वैल्यूज में फर्क है। उस हिसाब से अगर हम रेट देखते हैं तो जैसे बहुत ज्यादा लग रहा है, वो थोड़ा कम आएगा अगर हम अपने वैल्यूज को अगर मिला लेंगे तो, कंपेयर स्टडी अगर करेंगे तो। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की जो मेन इकोनॉमी माशियत है वो डोनेशन पर डिपेंड कर रही है काफी दिनों से। ठीक, इनके सऊदी अरब के साथ जो रिलेशन बिगड़ गए हैं और डोनेशन की जो कमी आई है उससे इकोनॉमी खत्म हो रही है। और इनकी जो खुद बताया है इन्होंने कि शाहाना चाल चलते हैं, आमदनी है नहीं और शाहाना चाल उनके हुक्मरां चल रहे हैं, तो ये मेल नहीं खाती। अच्छा, एक चीज और है कि चीन ने अपने दूतावास को बंद कर दिया है पाकिस्तान में। कभी ऐसा शायद हुआ नहीं होगा शैलेंद्र वांगू। देखिए चीन जो है वो सही दोस्त किसी का नहीं हो सकता है। नहीं, लेकिन प्यारा दोस्त तो पाकिस्तान, शैलेंद्र ये समझना चाहूंगी आपसे, प्यारा दोस्त चीन को तो पाकिस्तान मानता रहा है, और अभी बुरे हालत में क्या ये माना जाए कि दूतावास को बंद कर लेना कहीं साथ छोड़ रहा है चीन, तो अलग थलग भी हो जाएगा पाकिस्तान? शैलेंद्र, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सना, आतंकवाद के मुद्दे पर देखिए कोई भी देश नहीं चाहेगा, चाहे वो चीन हो, चाहे वो मलेशिया हो, टर्की हो, आतंकवाद के मुद्दे पर कोई भी देश खुद को आइसोलेट महसूस नहीं करना चाहेगा। आपको बता दें कि हमने ये भी देखा था आपसे कुछ दिन पहले यूएई में एक आतंकी को घोषित किया गया था आपसे कुछ वक्त पहले, तो उस वक्त क्योंकि चीन ने अपना विदहोल्ड हटाया, जिसके बाद ये मुमकिन हो पाया। क्यों ऐसा हुआ, क्यों चीन को मजबूर होना पड़ा, क्यों सब पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ, ये बड़ा सवाल है। जाहिर तौर पर इस वक्त अगर हम बात पाकिस्तान की करें तो ये बात बिल्कुल सही है, इकोनॉमी इस वक्त खतरे में है और आईएमएफ के बेल आउट पैकेज की जरूरत है, चाहे वो इस सरकार ने शुरू किया या पिछली सरकार ने शुरू किया, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और इस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री टर्की में है, हालांकि वो इस वक्त मदद के लिए शायद गए हों, लेकिन फिलहाल वो टर्की की मदद करने के लिए उन्होंने बात रखी है। लेकिन अहम बात यह है कि टर्की वो मुल्क है जिसने कश्मीर के मुद्दे पर कई बार, जो एर्दोगान है जिन्होंने यूएनजीए में भी कश्मीर को लेके कमेंट किया है, लेकिन जब मुसीबत आती है तब भारत आगे आगे खड़ा होता है। और पहले उन चंद मुल्कों में से भारत सबसे पहला मुल्क था जिन्होंने राहत भेजी है टर्की के लिए, मानवीय सहायता भेजी है बिना किसी पॉलिटिक्स को ध्यान में रखे हुए, और टर्की की तरफ से इसके लिए शुक्रिया अदा भी किया गया, दोस्त कहा गया है हिंदुस्तान। हाँ। कामरान साकी साहब, शकीलुज्जमान साहब जो कि एक्स मिनिस्टर कांग्रेस के रह चुके हैं, वो सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि हम ट्रेड भी करेंगे, पाकिस्तान की इस परेशानी में सरकार यहाँ की मदद भी कर सकती है, लेकिन सबसे पहले एक काम करना होगा पाकिस्तान को ये कि टेररिज्म को वो बढ़ावा ना दें। पता नहीं वो टेररिज्म कहते हैं, अब उनकी जो तारीफ है टेररिज्म की वो मेरा ख्याल है कि वो शेयर कर दें हमसे, एम्बेसी में भेज दें ताकि हम उसे देख लें कि किसे वो चाहते हैं, क्योंकि टेररिज्म तो हमें नजर आती है जो वहां पे मोदी सरकार इस वक्त हालात बनाए हुए है, जो उन्होंने कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की है, जो वहां पे अकलीतों के साथ सलूक, यहाँ पे तो एक शख्स का हम कश्मीरियों को पता है हमारी बात हम खुद रखेंगे, आपको उसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। हम कश्मीरी बखूबी जानते हैं। आप तो 70 साल पुरानी एक फेल स्टेट हो, हम 5,500 साल पुरानी एक सिविलाइजेशन है। जब डिबेट कश्मीर को यहाँ पे मतलब ये हम कश्मीर खुद जानते हैं। खुदा न खास्ता डर है और हम तो दुआ कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल ना आए कि वहां पे जो आप नहीं हमें आपकी जरूरत नहीं, इस वक्त आपको जरूरत है, चंदे की जरूरत है। कश्मीर की बात आप ना रखिए यहाँ पे। हम हमारे मुल्क में रूल करते हैं, हम हमारे मुल्क में रूल करते हैं, हमारे कश्मीर का होम मिनिस्टर बना इस मुल्क का। आपके यहाँ तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन की नजर से देखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को आप किस नजर से देखते हैं? कर रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे हालात अमन में आए। फिर कहा ये अपनी ओपोजिशन से पूछ लीजिए, ये आपके एक कामरान साकी साहब, नहीं बात ये है कि अपोजिशन पार्टी के तौर पर शकीलुज्जमान अंसारी साहब ने ही सवाल उठाया, कांग्रेस पार्टी से वो आते हैं, आप अपोजिशन का हवाला दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं शकीलुज्जमान साहब ने जो ट्रेड की और बातचीत की और अच्छे रिश्ते की और मदद की बात की थी, तो उन्होंने सबसे पहले ये शर्त रखी कि पाकिस्तान को टेररिज्म को बढ़ावा देना बंद करना होगा।
हम तो टेररिज्म तो हमारे कब हक में है, हम तो उससे मुतासिर हैं। हमने एक गलती जो माजी के अंदर रशिया को तोड़ने के लिए, जब हम एक सुपर पावर कह लीजिए अमेरिका का हिस्सा बने गलती से, उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं हम तो आज तक। हमारी तो इकोनॉमी, मैंने पहले भी कहा कि हमारे तो हजारों लाखों लोगों ने जानें गंवाई हैं, हम कहां उसे बढ़ावा दे रहे हैं। वो जो टेररिस्ट जिन्हें आप टेररिस्ट कहते हैं या अमेरिका कहता है, इन लोगों को तो खुद उस वक्त सुपर पावर ने अपने वक्ती फायदे के लिए बनाया, अब उन्हें बाद में वो इस्तेमाल नहीं कर पाई, रास पे नहीं ला पाई। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ ही मुस्कुरा रहे हैं, इस मुस्कुराहट की वजह क्या है जरा बताइएगा। मैं बस ये समझना चाहूंगा साकिब साहब, रिमार्क्स के तौर पर ऑपरेट कर, हाँ, लश्कर तौबा कहाँ से ऑपरेट करता है, हिजबुल मुजाहिदीन कहाँ से ऑपरेट करता है, आप जैश ए मोहम्मद कहाँ से ऑपरेट करता है, हाफिज सईद कहाँ रहता है, ओसामा कहाँ पकड़ा गया, और ये हम अकेले इकलौता हिंदुस्तान नहीं, कितनों का मुंह बंद कराएंगे आप? कितने ऐसे मुल्क हैं, यहाँ तक चीन भी कह चुका है, चीन भी कह चुका है। अब अपना काफी समझते हैं और किसी पाकिस्तानी शहरी को कहे कि हम लटका दें, तो ये कैसे मुमकिन होगा? अगर वहां पे पकड़ा गया था, ये ठीक है। निर्मल साहब, क्लोजिंग रिमार्क आपका। हाँ देखिए सना, ये जो मक्कारी जब तक पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा, इसको कोई बचा सकता। आने वाले वक्त में देखें, अगर अटल जी ने जो कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने, कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। पाकिस्तान को समझना होगा कि पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखेंगे, भारत ही आपको ये बेल आउट कर सकता है। हमारी इकोनॉमी और आपकी इकोनॉमी साझी इकोनॉमी थी। अगर हम जो है, अगर आप टेररिज्म को छोड़े, जिहाद जो हैंगओवर है आपका बंटवारे का, अब जब तक नहीं छोड़ोगे आपको कोई बचा नहीं सकता। और आपका जो एटीट्यूड है अभी तक बदला नहीं है। आप ये जो है, आप भी जो टेररिज्म हो, हाफिज सईद को, सलाउद्दीन को, अभी भी उसामा बिन लादेन को आप अपने शहीद कहते हैं, उनको अपने जो है वो, ये तो आपकी जो है फितरत है, जो शर्तें, पाकिस्तान शर्तें जो IMF की तरफ से लगाई गई हैं, उन शर्तों पर काम करते हुए पाकिस्तान की शहबाज सरकार दिखाई दे रही। तो क्या ये लगता है कि शैलेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये लगता है कि स्थिति सुधर पाएगी जल्द से जल्द? IMF की तरफ से जो लोन लेने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, वो मिल पाएगा जल्द से जल्द? देखिए सना, मैं क्विकली आपको बता दूं कि जो IMF के लिए बेल आउट पैकेज होता है, हाँ, क्योंकि स्टैंडर्ड एक तरीका है, प्रोसीजर है, उसके तहत कुछ सख्त कंडीशंस पैदा करनी पड़ती हैं, कुछ नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए अभी 2 दिन पहले मिनी बजट पेश किया गया ताकि $170 बिलियन रिजर्व में आ जाएं, जिसके बाद IMF का बेल आउट पैकेज मिलता है। अगर ये पैकेज मिलता है तो राहत की बात होगी। लेकिन एक अहम बात यह भी है कि फिच जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उनकी तरफ से हाल ही में पाकिस्तान की रेटिंग को CCC+ से घटाकर CCC- कर दिया गया। यानी कि अगर आप कोई भी मुल्क पाकिस्तान को अगर लोन देता है तो पाकिस्तान इस पे डिफॉल्ट करेगा, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ऐसे में हालात आसान नहीं है। जाहिर तौर पर कोशिश जा रही है शहबाज शरीफ सरकार की तरफ से भी, लेकिन जनता फिलहाल ये चाहती है कि अगर वहां पे चुनाव होते हैं तो शायद उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार अगर बनती है तो वो इस क्राइसिस को शायद बेहतर तरीके से निपट पाए। लेकिन फिलहाल जो हालात बने हुए हैं, इसी बीच हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसी आवाजें भी आ रही हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान ने खुद ही भारत के साथ ट्रेड को बंद कर दिया था। अगर वो ट्रेड दोबारा शुरू हो जाता है तो वो एक लाइफलाइन हो सकती है। तो ऐसे में हमें लगता है कि तो ये एक पहलू भी निकल कर सामने आ रहा है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप तमाम का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। पाकिस्तान में हालात जो बने हुए हैं, उसे कैसे स्थिति को उसको सुधारा जाए और क्या इस स्थिति पर पहुंचने के लिए क्या चीजें जिम्मेदार हैं, इस पर हमने बातचीत की। पाकिस्तान की जनता परेशान है क्योंकि जब हुक्मरान की तरफ से और सियासी हुक्मरानों की तरफ से, स्टेक होल्डर्स की तरफ से या फिर जिसे कुछ देर पहले हमारे पाकिस्तान से साथी जुड़े हुए माफिया का नाम दिया था कामरान साकिब साहब ने, उनकी तरफ से देश के साथ या पाकिस्तान के साथ जब इस तरह की देश हित के उलट काम किया जाता है तो पाकिस्तान की जनता ही पिसती हुई दिखाई दे रही है। ये एग्जाम्पल सीधे तौर पर, उदाहरण सीधे तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। निर्मल साहब आपका शुक्रिया, साथ ही साथ कामरान
साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जावेद बेग, आज आपको कम वक्त मिला, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। इसके अलावा शकीलुज्जमा साहब हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए प्राइम डिबेट इंडिया में इतना ही। दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले पाकिस्तान की खबर से करेंगे। कंगाली के दलदल में फंसे पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हालात इतने खस्ता हाल हो गए हैं कि कराची में शारे फैसल पर वाक़े कराची के पुलिस ऑफिस पर हमला हुआ और फायरिंग का तबादला अभी भी अपडेट के मुताबिक जारी है। ज़राए के मुताबिक कराची पुलिस से ऑफिस में 8 से 10 हमलावरों की मौजूदगी की खबरें मिल रही हैं। पुलिस ऑफिस के करीब शदीद फायरिंग और धमाके भी सुने गए हैं और हेडक्वार्टर्स की लाइट्स बंद कर दी गई हैं। कराची पुलिस ऑफिस के बाहर फायरिंग का सिलसिला वक्फे से जारी है। पुलिस ज़राए के मुताबिक हमलावर पुलिस लाइंस से दाखिल हुए और दहशतगर्द KPO के पार्किंग एरिया में भी मौजूद हैं। हुकाम ने बताया है कि रेंजर्स, पुलिस और दिगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी बुलाई गई है और पुलिस नफरी ने पुलिस ऑफिस को चारों तरफ से घेरे में ले लिया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शारे फैसल ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। दूसरी जानिब कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ने कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तस्दीक भी कर दी है और कहा है कि मेरे ऑफिस पर हमला हुआ है और फायरिंग का तबादला जारी है। तो ये हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं। महंगाई से जनता परेशान है और पाकिस्तान के ये बिगड़ते हालात की तस्वीर एक और टीवी स्क्रीन पर। शिवसेना पर अधिकार को लेकर एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच चल रही खींचतान के बीच शुक्रवार को चुनाव आयोग ने बड़ा आदेश दिया। चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का प्रतीक धनुष और बाण एकनाथ शिंदे गुट के पास ही रहेगा। चुनाव आयोग का यह फैसला जहां उद्धव ठाकरे के गुट के लिए बड़ा झटका है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद शिवसेना का नाम और पार्टी का निशान उद्धव ठाकरे से छिन गया है। इलेक्शन कमीशन ने एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का नाम और शिवसेना का प्रतीक तीर कमान सौंप दिया है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये बाला साहब ठाकरे के विचारों की जीत है। दरअसल एकनाथ शिंदे के विद्रोह और उद्धव ठाकरे सरकार के पतन के बाद से ही दोनों गुट शिवसेना के नाम और धनुष बाण के चुनाव चिन्ह पर दावा कर रहे थे। मामला चुनाव आयोग के पास लंबित होने के कारण धनुष बाण के चिन्ह को फ्रीज कर दिया गया था। उपचुनाव के लिए दोनों गुटों को 2 अलग अलग सिंबल दिए गए थे, जिसमें शिंदे गुट को 2 तलवारें और 1 ढाल और उद्धव गुट को मशाल का सिंबल दिया गया था। वहीं चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद शिवसेना ने कहा कि इसकी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार कर ली गई थी। देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, तो उद्धव ठाकरे गुट को झटका मिला है। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को कहा यह जाए कि जो मांग थी या फिर उन्हें शिवसेना से जो उनका सिंबल था छिन गया है। उद्धव ठाकरे गुट को एक तरह से ये झटका माना जा रहा है। एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के तौर पर चुनाव आयोग ने माना है। अखेर सत्याचा विजय झाला। बाळासाहेब आणि आनंदीगे साहेबांच्या विचारांचा विजय आहे आणि बाळासाहेबांच्या विचारांची आणि आम्ही घेतलेला जो निर्णय आहे त्या विचारांबरोबर एकरूप झालेल्या आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि असंख्य हजारों लाखों शिवसैनिक। फिलहाल इसी के साथ नेशनल न्यूज में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।